हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम भारत का भूगोल का एक बेहतरीन क्लास आप सभी के यहाँ पास देने जा रहे हैं। भारत का भूगोल मतलब इंडियन जियोग्राफी, जिसमें हम संपूर्ण सार संग्रह आज की इस वीडियो में आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखाएँ क्या होती है, देशांतर रेखाएँ क्या होती है, भारत की यदि हम परिदृश्य की बात करें तो उस परिदृश्य के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। जिसमें हम ये भी पूछा जाता है कि एरिया वाइज पे क्वेश्चन भारत के बेस पे कौन कौन से बनते हैं, साथ ही साथ वहाँ पास पॉपुलेशन के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी फैक्ट आज की इस वीडियो में यहाँ पास हम जानने का प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पास सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शीर्षो ऑनलाइन क्लास, और साथ में यहाँ पास बेल आइकन को भी बिल्कुल प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भूगोल की परिभाषा हम लिखें कैसे। देखिए यहाँ पास यदि हम यहाँ पर सरल शब्दों में कहें तो हम बता सकते हैं कि भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ मानव रहता है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ मानव रहेगा वही क्या करेगा, भूगोल की परिभाषा को अस्तित्व में ला सकता है। वहीं हम यदि दूसरे शब्दों में जानें तो हमें पता होना चाहिए कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें आकाशीय पिंड का, भूतरातल का, वनस्पति का, जीव जंतुओं का और महासागर का सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया जाता है। वही हमारा क्या होगा, भूगोल कहलाएगा। तो ये सारी परिभाषा आपको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पास हम यहाँ पास जो है भारतीय भूगोल में प्रवेश करने से पहले पृथ्वी की कुछ स्थितियों के बारे में यहाँ पास जान लेते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट ये भी हमको यहाँ पास जाना जरूरी रहेगा यदि हम भूगोल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पास पहला पॉइंट हमारा यहाँ पास ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह के रूप में ये जाना जाता है। और इसका अक्ष जो है अपने कक्ष तल पर कितने अंश झुका हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमको पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है 23 से ही 1/2 अंश ये झुका हुआ है। और यह पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह माना गया है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है। और इसकी जब भी पूछी जाए कि उपग्रह कौन सा है तो उपग्रह के रूप में हमको बताना है यहाँ पास चंद्रमा इसका उपग्रह है। ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है, और उपग्रह किसका, ये पृथ्वी का है। अब आपको थोड़ा सा ये फिगर जो मैंने यहाँ से लिया है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पास पता होना चाहिए कि पृथ्वी को जो 2 भागों में डिवाइड करने वाली रेखा होती है इसको हम यहाँ पास विषुवत रेखा बताते हैं। ठीक है, जो कि 0 डिग्री के बेस पे होता है ये। अब इसके जस्ट ऊपर एक और रेखा गुजरी होती है जिसको हम यहाँ पास कर्क रेखा बताते हैं। नीचे से एक और रेखा गुजरी होती है मतलब विषुवत रेखा के नीचे से, जिसको हम यहाँ पास मकर रेखा बताते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ा सा बेसिक जीके के रूप में ये पता होनी ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पास बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट यहाँ पास ये रहेगा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो 146.6 मिलियन किलोमीटर आप बताएंगे। किसमें बताएंगे, किलोमीटर में ना, मिलियन किलोमीटर आपको यहाँ पास बताना है। वहीं आपसे ये भी पूछा जाता है कि यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करता है, ये मूवमेंट करता है पृथ्वी जो है, और जो कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब देखिए यहाँ पास और ये आपसे ये पूछा जाएगा कि किस चाल से चलता है तो 1610 किलोमीटर आप बताएंगे। वहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने समय में ये कंप्लीट करता है तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में ये अपनी पूरी परिक्रमा कंप्लीट करता है। ज़्यादातर हमने जो है अपनी स्टडी लाइफ में ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो इसमें हमने इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा यहाँ पास मिल गया होगा। ठीक है ना, कि हमने जो है 24 घंटा ही पढ़ा है। किसके बेस पे, कि पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा 24 घंटे पूरी करती है। लेकिन एक्चुअल में ये रहेगा यहाँ पास राइट आंसर के रूप में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड हमको यहाँ पास बताना है। ठीक है। अब यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि पृथ्वी में कौन कौन सी गतियाँ होती है। यदि हम यहाँ पास गतियों की बात करते हैं तो पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियाँ होती है। एक गति होती है जिसमें हम यहाँ पास घूर्णन गति बताते हैं, दूसरा यहाँ पास गति रहेगा जिसको हम यहाँ पास परिक्रमण गति बताते हैं। तो हम चलिए यहाँ पास दोनों गति को यहाँ पास थोड़ा सा समझ लेते हैं। घूर्णन गति जिसको हम इंग्लिश में रोटेशन बताते हैं। क्या बताएंगे इसी को, रोटेशन। अब देखिए पृथ्वी सदा जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है, ये तो मैं आपको बताया था भी जस्ट। ठीक है ना। और उसी गति को क्या कहते हैं, तो इसी गति को कहा जाता है परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। और इसी के कारण दिन व रात होते रहते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है कि घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी में क्या होता है, दिन व रात होते रहते हैं। ठीक है ना। मान के चलिए पृथ्वी सूर्य हो गया। अब यहाँ पास क्या है, ये पृथ्वी इस प्रकार से ये घूम रही, ऐसे क्या हो रही है, ये घूम रही है। ठीक है। अब ये जब घूमती है पृथ्वी तो ये अपने अक्ष पर जो है इस प्रकार से ये रोटेट करती है, ऐसे ही करके क्या करती है, ये रोटेट करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है ये। ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, इसमें जो है दिन व रात होते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इसका साइड जो है यदि सूर्य की ओर रहेगा तो सिंपल सी बात है, अभी देखिए यहाँ पास प्रकाश ये पड़ रहा है, इस प्रकार से ये प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, तो इधर का देखिए ये वाला सामने का भाग अभी क्या होगा, अभी उजाला होगा, जबकि पीछे का प्रकाश, पीछे के साइड में प्रकाश हमारा पड़ नहीं रहा है, तो इधर क्या होगा, फिर हमारा रात होगा। ठीक। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पास पता लग जानी चाहिए।
अब यहाँ पास बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट के रूप में, जिसको हम यहाँ पास परिक्रमण गति बताते हैं। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में रिवोल्यूशन। ठीक, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, इसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, रिवोल्यूशन ही ये, इसका जगह में आपको भी लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा गति ये रहेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो मैंने आपको बताया थी फिगर वाइज अभी जस्ट अभी। ठीक, और इसी गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहते हैं। क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा जाएगा कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं, तो वार्षिक गति को बताएंगे। ठीक, और इसी गति की वजह से क्या होते हैं, पृथ्वी में दिन व रात तो इसमें हमारा आता है घूर्णन गति में। परिक्रमण गति में क्या होता है, इसमें हमारा ऋतुएं बदलती है। ठीक है ना, कुछ समय पश्चात बरसात आते हैं, कुछ समय पश्चात गर्मी आते हैं, कुछ समय पश्चात ठंड आते हैं। तो ये ऋतुएं बदलने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा परिक्रमा गति के दौरान होता है। ठीक, तो ये तो दो प्रकार की जो गतियाँ होती है पृथ्वी के बेस पे मैंने आपको यहाँ पास बता दी है। अब चलिए यहाँ से हमको जानना है भारतीय भूगोल के बेस पे कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, यदि हम यहाँ पास भारतीय भूगोल की बात करते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है। हमसे पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार कितना है। इसकी दूरी भी पूछा जाता है हमको। ठीक है ना, और इसका जो भी पॉइंट्स आता है उसको भी हमको पूछा जाता है यहाँ पास कि भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, भारत का पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, भारत का पूर्वी पॉइंट कौन सा है, जनसंख्या में कितना ये कवर करता है हमारा भारत जो है पूरे विश्व में। ठीक है ना, पॉपुलेशन में कितना कवर करता है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बस कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले हम आपस ये जान लेते हैं कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि जब तक अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पृथ्वी के बेस पे हमको पता नहीं होगा, हमारे लिए ये सारी चीज़ें अधूरे मानी जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा फिगर में यहाँ पास बता देता हूँ कि अक्षांश किसे कहते हैं। सपोज दैट ये हमारा पृथ्वी हो गया। यदि ये पृथ्वी है तो यदि हमने इसको दो भाग में यहाँ पास डिवाइड किया है, अब डिवाइड किया है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही इसको डिवाइड किया है। ठीक, डिवाइड किया है इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाली रेखा होती है उसी को हम क्या बताते हैं, विषुवत रेखा बताते हैं, जो कि 0 डिग्री के बेस पे रहता है। 0 डिग्री इसका वैल्यू होता है। ठीक, विषुवत रेखा इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बताते हैं, इक्वेटर लाइन्स बताते हैं। तो देखिए यहाँ पास भूमध्य रेखा के समांतर जितने भी इस प्रकार से लाइनिंग गुजरी होती है पृथ्वी में, ये सारी रेखाएं हमारी क्या कहलाती है, ये सारी रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जब ये पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करती है हमारी ये वाली रेखा जो है, तब हमारा एक बनता है यहाँ पास नॉर्थ का पोल बनता है, दूसरा हमारा बनता है यहाँ पास साउथ का पोल बनता है। तो देखिए यहाँ पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो भी इस प्रकार से लाइनिंग आती है, इन सभी लाइनों को अब हम क्या कहेंगे, तो इसी को कहा जाता है देशांतर रेखा। इंग्लिश में इसी को बताते हैं हम यहाँ पास लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो उम्मीद है आपको ये तो पता लग गया होगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, साथ ही साथ देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब इन सारी बातों को थोड़ा सा हमारे पास हम जान लेते हैं। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा ही लगाया जा सकता है। बगैर हम जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हेल्प के बिना जो है पृथ्वी में किसी भी भौगोलिक स्थिति का पता नहीं लगा सकते। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, और इस फिगर पे आपको थोड़ा सा एक काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत का उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तर वाला भाग और ये दक्षिण वाला भाग कौन सा होता है, विषुवत रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी। तो सारी चीज़ें आपको आगे वाले जितने भी स्लाइड यहाँ पास हम कवर करेंगे उसमें हर एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पास क्लियर कराता चले जाऊँगा। ठीक, तो आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब यहाँ से जानते हैं किसी स्थान का अक्षांश, जिसको हम लैटिट्यूड लाइन बता रहे हैं। ठीक है ना, तो धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को दर्शाने वाली जो लाइन्स होती है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, अक्षांश बताएंगे। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उसी स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति दर्शाती है, जबकि देशांतर क्या करता है, देशांतर जो है पूर्व से पश्चिम की स्थिति को दर्शाता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ठीक, अक्षांश उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की स्थिति को, तथा देशांतर की बात की जाए तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की स्थिति को दर्शाती है। कन्फर्म है यहाँ तक आप सभी को। चलिए अब यहाँ पास बात करते हैं यहाँ पास अक्षांश रेखा के बेस पे, जिसको हम लैटिट्यूड लाइन्स बताते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखाएं होती है इसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा को जो कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा माना गया है, मैंने आपको बताया था भी जस्ट फिगर बना की सारी बातें। तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती है। ये सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ठीक, अच्छा ये भी हो गया था। चलिए यहाँ सब जानते हैं यहाँ पास भारत में उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बारे में। देखिए यहाँ पास यदि हमको पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा पहले।
यदि हमसे पूछा जाता है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिगर बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करने वाली रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था, इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री के हमारा बेस पे रहता है। ठीक है, तो जब ये दो भागों में डिवाइड करता है तो एक हमारा नॉर्थ का पोल बनता है, एक हमारा साउथ का पोल बनता है। कई बार मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, तो ये हमारा पार्ट हमारा होता है पूर्वी पॉइंट, जबकि ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, पश्चिमी पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो देखिए अब हमको जानना है यहाँ पास भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति हमारा यहाँ पास है। अब कैसे यहाँ पास है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी भाग में है, तो हमारा ये पूर्वी भाग में आता है भारत। इस नाम से हम बता सकते हैं कि हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन पूर्वी देशांतर में हमारा भारत आता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति हमारा चतुष्कोणीय है। इसका मतलब ये है कि भारत को यदि हम इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से समझें, तो हम बता सकते हैं कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति हमारा चतुष्कोणीय बनेगा। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट यहाँ पास ये रहेगा जानने योग्य कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पास एक पॉइंट रहेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट तक रहता है, जो कि हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको बताया था कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है करके, उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, उसको हम क्या बताएंगे, इसी को बताते हैं अक्षांशीय विस्तार बताएंगे, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 होता है। इधर से यहाँ तक हमारा कितना विस्तार होता है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ठीक है, अब यहाँ पास बात करते हैं, चौथा पॉइंट यहाँ पास रहेगा भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से ये हमारा होता है 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि हम जानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब किसमें लंबाई की बात हम कर रहे हैं यहाँ पास, विस्तार में, देशांतरी विस्तार में ना। तो आप यहाँ पास बताएंगे 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 हमारा होता है भारत का देशांतरी विस्तार। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पास रहेगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर आप यहाँ पास बताएंगे। ठीक, चलिए फिगर में थोड़ा जानते हैं यहाँ पास। देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण, अब उत्तर हमारा ये वाला पार्ट हो गया, दक्षिण हमारा ये पार्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना बताएंगे यहाँ पास, 3214 किलोमीटर आपको यहाँ पास बताना है। ठीक है, वहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हमको बताना है यहाँ पास 2933 किलोमीटर। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको यहाँ पास पता लग गई होगी। अगला पॉइंट यहाँ पास ये रहेगा भारत का उत्तर बिंदु जम्मू कश्मीर के लेह में है, जिसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पास हमारा क्या होता है, उत्तरी पॉइंट होता है, जिसको हम यहाँ पास क्या बताते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से इसको जानते हैं, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर के पार्ट में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पास ये रहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम जानते हैं। ठीक है ना, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। तो निकोबार द्वीप समूह हमारा यहाँ पास होता है, ये यहाँ पास। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पास भारत का दक्षिणतम पॉइंट, जिसको हम यहाँ पास इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास ये रहेगा कि पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको हम वलांगू या फिर किप्तू के नाम से जानते हैं। तो वलांगू और किप्तू हमारा ये यहाँ पास होता है। ठीक है ना, जो कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हमारा पड़ता है। अब यहाँ पास बात करते हैं पश्चिमी बिंदु के रूप में, तो पश्चिमी पॉइंट हमारा होता है गुजरात का जो कच्छ जिला होता है, जिसको हम यहाँ पास गौरा मोता, इसको आप लिख लेंगे गौरा मोता। ठीक है ना, तो ये हमारा गुजरात का पार्ट होता है, जिसमें हमारा गुजरात का भारत का पश्चिमी बिंदु पड़ता है, जिसको हम गौरा मोता यहाँ पास बताते हैं। अगला यहाँ पास पॉइंट ये रहेगा भारत का पूरे विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है। देखिए यहाँ पास जब भी पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन में कितने नंबर पर आता है, तो पॉपुलेशन में आता है ये दूसरे नंबर पर। वहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि एरिया में कितना कवर करता है, तो एरिया में हम बताएंगे ये 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पास मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पास बता रखी है। पूरे विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पास बढ़ते हैं अगले पॉइंट के रूप में हमारा रहेगा यहाँ पास भारतीय कर रेखा निम्न राज्यों से गुजरती है, जिसमें से हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये टोटल जो है यहाँ पास 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा गुजरती है इन 8 राज्यों से। मैप में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पास। देखिए मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो देखिए यहाँ पास इस प्रकार से ये पूरी रेखा यहाँ से गुजरेगी। ठीक, तो इसमें जो है हमारा कौन कौन सी यहाँ पास राज्य आएगा, तो ये देखिए यहाँ पास एक हमारा गुजरात होगा, दूसरा में हमारा यहाँ पर जो है छोटा सा क्षेत्र राजस्थान का भी कवर करता है, राजस्थान हो गया। उसके बाद यहाँ पास मध्य प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पास छत्तीसगढ़ हमारा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे यहाँ पास पश्चिम बंगाल यहाँ पास हो जाएगा, फिर झारखंड, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। इस प्रकार से ये
पूरी जो है टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, अब यहाँ पास रहेगा अगला पॉइंट के रूप में कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन सी राज्य है? तो एक है यहाँ पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। काफ़ी मोस्ट रहेगा कि कई बार एग्जाम में ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिली है, इस नाम से मैंने आपको यहाँ पास बता दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा इस प्रकार से, ये जो भी लाइन होती है जिसको मैंने आपको बताया था कि सारी लाइन क्या कहलाती है, तो ये सारी रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो देशांतर रेखा भी आपको पता होनी चाहिए कि ये भी एक भारतीय मानक समय रेखा के रूप में ये लाइनें जानी जाती है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये क्या है, ये 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी राज्य यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पास बात करते हैं हम क्षेत्रफल के बारे में भारत के बेस पे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये आता है। अब यहाँ पास रहता है कि भारत का पूरे विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तो यदि ये दूसरे पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज में कितना है। तो परसेंटेज में हम यहाँ पास क्या बताएंगे, 17.5% होता है। किसमें? पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में ये दूसरे नंबर पर, लेकिन प्रतिशत में आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 17.5% आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में एरिया में यदि ये 7वें नंबर पर आता है, एरिया में कितना है, ये 7वें नंबर पर, तो उसी का आपको परसेंटेज में पूछा जाएगा। तो परसेंटेज के रूप में हमको बताना है यहाँ पर 2.42% ये कवर करता है एरिया वाइज में। ठीक, तो देखिए ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, एक जनसंख्या में और दूसरा एरिया में। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम भाग जो कि तमिलनाडु है, केप मेमोरियल में है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के यहाँ पास रहेगा। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है कन्याकुमारी में। प्रायद्वीप, अच्छा प्रायद्वीपी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा प्रायद्वीपी का मतलब क्या होता है। अच्छा चलिए ये वाली फिगर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए प्रायद्वीपी का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो कि 3 ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है ना, जल से घिरा होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम यहाँ पास क्या बताते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है प्रायद्वीपी क्षेत्र। देखिए इधर से भी जल से घिरा हुआ है, इधर से भी जल से घिरा हुआ है और इधर से भी जल से घिरा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है प्रायद्वीपी क्षेत्र। मतलब ये वाला पूरा जो क्षेत्र है हमारा, ये प्रायद्वीपी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है। तो ठीक है ना, भारत का। अब यहाँ पास बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हम यहाँ पास बताएंगे 15,200 किलोमीटर है। किसमें पूछा गया है, स्थलीय सीमा में। भारत के तटीय भाग की लंबाई आपसे पूछी जाएगी तो हमको बताना है यहाँ पास 7576 किलोमीटर है। अच्छा देखिए यहाँ पास स्थली का मतलब क्या होता है, तो स्थली का मतलब हमको बताना है कि जिसकी सीमा जो है जल को स्पर्श नहीं करती, और तटीय का मतलब हमको बताना है कि जिसकी सीमा जो है जल को स्पर्श करती है। तो उम्मीद है आपको ये बातें पता लग गई होगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पास ये आएगा भारत की मानक समय रेखा। अब देखिए यहाँ पास जब भी पूछा जाए कि भारतीय मानक समय रेखा, मैं आपको बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरा हुआ है। ठीक है ना, मानक समय रेखा जो है, अब ये देखिए कितने डिग्री पर है, तो ये हमको बताना है कि 82 डिग्री 23 मिनट के समय पर है, जो कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब पूर्वी देशांतर का मतलब मैंने आपको बताया था, ये सारी रेखाएं क्या है, ये देशांतरी रेखाएं होती है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है ये पूर्वी में है ना, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा भारत जो है पूर्वी देशांतर में आता है, तो ये भारतीय मानक समय रेखा भी किसमें होगा, पूर्वी देशांतर में होगा। और टाइमिंग हमको थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, कितना बताएंगे यहाँ पास 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पास बात करते हैं, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय के बीच से 5.5 घंटा आगे होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट आप सभी के यहाँ पास। कितना बताएंगे यहाँ पास, हम बताएंगे 5.5 घंटा आगे होता है ग्रीनविच समय के बीच का अंतर यदि माने तो। ठीक है, तथा भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे ये आगे होता है। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अंतर पूछा जाएगा तो भी हमको यही बताना है, अंतर पूछा जाएगा तभी हमको यही बताना है 5.5 घंटे, और ये पूछा जाएगा कितने घंटे आगे है, तो अब भी हम वही बताएंगे 5.5 घंटे ही आगे है। ठीक, अब अंतर मतलब वही हम तो बताएंगे ना भाई, सिंपल सी बात है, यही दोनों के बीच का अंतर निकल रहा है, तो मतलब क्या है, दोनों इतने समय से आगे है, ऐसा हम बता सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, अब यहाँ पास बात करते हैं उसके नगरीकृत राज्य वाले क्षेत्र में चलते हैं। देखिए सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य आपसे पूछा जाएगा तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, गोवा बताएंगे। ठीक है ना, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, सीएम है वहाँ का प्रमोद सावंत जो है। अब दूसरा यहाँ पास पॉइंट ये रहेगा कि कम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है। ठीक, भारत में वन एमपी में सबसे ज़्यादा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, हमारा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश जिसमें जो है इंदौर वाला जिला, इंदौर जिला जो है, ठीक है ना, इंदौर जिला जो है सबसे सुंदर जिले के रूप में इसकी गणना की गई है। सुंदर का मतलब ये नहीं है ना, सुंदर का मतलब काफ़ी सुंदर ऐसा नहीं,
हम बताएंगे वहाँ पर सबसे स्वच्छ जिला के रूप में वहाँ पर घोषित किया गया है हमारे इंदौर को, एमपी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा, देखिए यदि मैंने आपको ये बता दिया है कि भारत में वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, एमपी में है, जबकि हरियाणा में क्या है तो कम है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा एमपी में और सबसे कम हमारा हरियाणा के पार्ट में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय है, जिसमें जो है 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, ये वर्षा होती है। सर्वाधिक में पूछा जाएगा तब ना, जबकि कम वर्षा पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर का जो लेह वाला जिला होता है उसमें क्या सबसे जो है कम वर्षा हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये, अरावली पर्वत भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पर्वतों का क्रम जो है किस किस क्रम में ये आता है सर के। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन घुमावदार तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो प्राचीन श्रेणी हमारा अरावली पर्वत ही आता है, तथा हिमालय पर्वत जो है भारत की नवीन पर्वत श्रेणी के रूप में ये गिना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, अगला पॉइंट रहेगा भारत की राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से भारत की तटीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो 7516 किलोमीटर, जो कि 9 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरा हुआ है। कितने हैं, 9 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरा हुआ भारत की तटीय सीमा। देखिए भारत की 7 पड़ोसी राज्य, ठीक है ना, पड़ोसी देश भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब कौन कौन से होता है देखा है, पाकिस्तान, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक, तो ये 7 पड़ोसी राज्य हैं जो कि भारत की सीमा को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो हम ढाका बताते हैं। तथा अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगी है। सर्वाधिक किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान। मेरी बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास रहेगा, भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ 2 ही यहाँ पास हैं, जिनमें से हमारा आता है श्रीलंका, दूसरा यहाँ पास आता है मालदीव। ठीक, और ऐसे देश जो कि जल व थल दोनों के साथ यहाँ पर सीमा बनाते हैं, तो ऐसे देशों में यहाँ पर हम 3 का नाम बताएंगे, जिनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं। देखिए मैं आपको फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। यहाँ पर जब ये पूछी जाएगी कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, बांग्लादेश के साथ बताएंगे। ठीक है ना, तथा कम में अफगानिस्तान के साथ में। भारत के 2 पड़ोसी देश जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ लगे हुए हैं, तो इसमें हमारा श्रीलंका और मालदीव के साथ आता है। जबकि ऐसे देश जो कि जल व थल दोनों के साथ लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पास पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की यहाँ पास बात करके बिल्कुल अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास रहेगा, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा है, तो एक यहाँ पास अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ भारत के सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, भारत के 4 राज्य यहाँ पर जो सीमा बनाते हैं, यहाँ पर किसके साथ, म्यांमार के साथ में। अब यहाँ पास बात करते हैं पाक जल डमरू मध्य, जो कि भारत और श्रीलंका की क्या करती है, पृथक करती है, मतलब अलग करती है, जिसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन ये साबित हुआ है कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है। दूसरा यहाँ पर रहेगा मैकमोहन रेखा, यह भारत और चीन के बीच स्थित है। यह रेखा सन 1914 में सिमला समझौते में ये निर्धारित किया गया था। और यह रेखा इसको थोड़ा सा लिखेंगे ना, यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है ये। ठीक है, तीसरा यहाँ पास रेखा की बात करते हैं हम, जिसको हम यहाँ पर डुरंड रेखा बताते हैं। ये देखिए ये मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये। ठीक है ना, तो यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। यह रेखा सन जो है 1846 में संत डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था, और इसी के नाम से जो है इस रेखा को डुरंड रेखा नाम दिया गया। ठीक, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो है सीमा रेखा बनाती थी। ठीक है, अब यहाँ पास बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो यह रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह रेखा 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था, और उसी के नाम से इसको जो है रेड क्लिफ रेखा घोषित किया गया। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगला पॉइंट रहेगा भूमध्य रेखा उत्तर में 23 से 1/2 अंश अक्षांश कर्क रेखा, और दक्षिण में 23 से 1/2 अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरा हुआ है। ठीक, देखिए सॉरी मैं राज्य बोले, राज्य तो आपको मैंने बता दिया है इसके पहले वाले स्लाइड में। ठीक ना, कितने राज्यों से गुजरा हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 8 राज्यों से गुजरा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पास बात कर रहे हैं, हम यहाँ पास कितने देशों से गुजरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पास ये जितने भी यहाँ पास देश है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है, जिनमें से आता है ताइवान, चीन आता है, म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है। ठीक है ना, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, फिर सऊदी अरब, ठीक है ना, मिसिया, नाइजीरिया, ठीक है, और मालितानिया, ठीक है, पश्चिम सहारा, ये बहामास और मेक्सिको, इतने देशों से गुजरा हुआ है हमारा कर्क रेखा जो है। अब यहाँ पास बात करते हैं मखर रेखा, ये कितने
देशों से गुजरा हुआ है। तो इसमें से हमारा आता है चिली आता है, अर्जेंटीना आता है, पैराग्वे आता है और ब्राज़ील आता है यहाँ पास, ठीक है ना, नामीबिया आता है, बोत्सवाना आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, मोज़ाम्बिक आता है, मेडागास्कर आता है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से आता है। तो इतने सारे जो है देश जो है मकर रेखा से गुजरे हुए हैं, ठीक है ना। मकर रेखा से गुजरे नहीं, हम यहाँ पास ये बताएंगे कि इतने सारे जो राज्य हैं इनसे मकर रेखा गुजरा हुआ है, ऐसा हम यहाँ पास बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास बात करते हैं विषुवत रेखा, ये किन किन देशों से गुजरा हुआ है। तो ये जो है इक्वेडोर से गुजरा हुआ है, कोलंबिया से गुजरा हुआ है, ब्राज़ील से गुजरा हुआ है, कैबान से, कागो से, गणराज्य से, लोकतांत्रिक कागो से, गणराज्य से, ठीक है ना, युगांडा, केन्या और सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से यहाँ पास गुजरा हुआ है। ये यहाँ पास थोड़ा सुधार लेंगे ना, ये 2 नाम यहाँ पास रिपीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास मैंने आपको बता दिया कि विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरा हुआ है, मकर रेखा कितने देशों से गुजरा हुआ है और कर्क रेखा यहाँ पास कितने देशों से गुजरा हुआ है। और जितने भी यहाँ पास बेसिक पॉइंट यहाँ पास होने चाहिए भारतीय भूगोल के बेस पे, सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पास आपको कवर करने का प्रयास किया है। यदि कुछ पॉइंट यहाँ पास छूट गया है तो उसी भी मैं आपको कवर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रम है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में यहाँ पास रख लेना है, इस बार इसका स्क्रीनशॉट आप सभी को यहाँ पास ले लेना है, ठीक है। कि पहले नंबर पर हमारा कौन सा आता है, ये हमारा मरकरी होता है, दूसरे नंबर पर हमारा वीनस आता है, तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर ठीक है मार्स के बाद हमारे यहाँ पर जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। इस प्रकार से ये सारी क्रम आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पास जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले नंबर पर क्या आता है, तो पहले नंबर पर यहाँ पास बुध आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण, ये इसका एक बेसिक क्रम होता है, ठीक। अब यहाँ पास हमसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इसका परिक्रमण काल कितना है। तो परिक्रमा काल हमको याद रखना है कि बुध जो अपने परिक्रमा की अवधि कितनी करता है, तो 88 दिन में करता है, जबकि शुक्र जो है 224 दिन में करता है, पृथ्वी 365 दिन में कंप्लीट करता है, मंगल जो है 687 दिन में कंप्लीट करता है, उसके बाद बृहस्पति 11 वर्ष में, ठीक है, और उसके बाद जो शनि जो है 29 वर्ष में, फिर अरुण जो है 84 वर्ष में, उसके बाद वरुण जो है 164 वर्ष में, 64 वर्ष में ये अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है। अब उपग्रह की बात भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो उपग्रह के रूप में हमको बताना है कि देखिए यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ, बुध का अपना भी कोई उपग्रह नहीं होता, तो इसमें जो है उपग्रह की संख्या हम यहाँ पास क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। जबकि शुक्र में भी कोई अपना एक उपग्रह नहीं, इसमें हम 0 बताएंगे। पृथ्वी का उपग्रह होता है जिसमें हम यहाँ पास चंद्रमा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। मंगल का कितना उपग्रह होता है, तो मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। उसी प्रकार बृहस्पति में 79 उपग्रह होते हैं। उसके बाद शनि में जो है 62 होते हैं, अरुण में 27 होते हैं, और यहाँ पास वरुण की बात की जाए तो इसमें 13 हम यहाँ पास उपग्रह बताएंगे। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा कि उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो हम यहाँ पास बृहस्पति बताएंगे। कितना बताएंगे, 79 यहाँ पास हम बताएंगे। तो उम्मीद है ये सारी बातें जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पास कवर कराई है, आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आएगी और आपको अच्छा भी लगा होगा ये सारी चीज़ें समझने में। और जो भी पॉइंट्स हमसे यहाँ पास छूटा हुआ है, ये यदि हम उसको कवर करा नहीं पाए हैं तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको इस सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कवर करा सकें। तो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक के साथ साथ यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।